नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन। अब इस डिराक डेल्टा फंक्शन को एकदम डायरेक्टली पढ़ाने से पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो थोड़ा मैथमेटिकल। तो आइए देखते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन हम क्यों यूज करेंगे फिजिक्स में, क्योंकि ये तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और इस डिराक डेल्टा फंक्शन के यूज करने का असली कारण क्या है, क्योंकि एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में बताने से पहले हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे जो शायद जरूरत होगा आपको समझने में। तो आइए करते हैं। अच्छा, पहले देख लीजिए, हमको पता था मैक्सवेल का पहला इक्वेशन डेल डॉट ई इक्वल टू, हम पहले लिखेंगे जो गॉस लॉ हमने पिछली बार पढ़ा था। उस गॉस लॉ में मैक्सवेल इक्वेशन आया था डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डेल डॉट इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले गॉस लॉ क्या था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सरफेस इंटीग्रल, अब मान लो हमने केस देख लिया जो होगा स्फीयर के लिए, फॉर ए स्फीयर। अब स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हर पॉइंट में, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और जो हमारा एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, मतलब ds जो लिखेंगे, मतलब टोटल एरिया क्या होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds मतलब q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यही तो आ रहा है ना, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर ई इंटू ds इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू समथिंग q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो q इन वो q के बराबर आ रहा है, मतलब एक स्फीयर के अंदर मैंने अगर एक चार्ज मान लिया पॉइंट q, तो उस चार्ज के अंदर जो पॉइंट q चार्ज है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी हर पॉइंट में। ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटर डायरेक्शन में होगा। तो इतना तो हमको पता ही है, इससे हम समझ पा गए। ठीक है, पर जहां पर एक बात है, वो जो गॉस लॉ है जहां पर हम देख रहे हैं कि सरफेस इंटीग्रल करके हम उसको ला रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds है ना, सरफेस इंटीग्रल करके हम ये प्रूव कर रहे हैं कि उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। और वो चार्ज कहां पर है, सेंटर में है, तभी ना आर रेडियस में वो एक स्फीयर बना पा रही है। आर रेडियस में वो एक स्फीयर है जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पा रही है, क्यों है सेंटर में, उस सेंटर की वजह से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम चेक करते हैं, क्या सेम रिजल्ट वो जो मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है डेल डॉट इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या उसी से आता है, वो चेक करते हैं। और ये q बाई 4 पाई, इसको आप एक बहुत बड़ा सॉलिड स्फीयर भी मान सकते हैं जिसमें चार्ज q है और उस सॉलिड स्फीयर की वजह से उसका सेंटर से r डिस्टेंस में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी ऐसे भी मान सकते हैं। वो स्फीयर को आप सॉलिड मान लीजिए, ये सॉलिड स्फीयर में चार्ज q है। अब डेल डॉट इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट इसमें काम करते हैं। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा आप बताइए, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो ये जो आर कैप है ना, ये ई वेक्टर है। अब जब हम डेल डॉट ई वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, डेल डॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप, क्योंकि आर कैप तो फील्ड वेक्टर है ना, तो ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन तो निकल जाएगा, रह क्या जाएगा डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हमारे अभी समस्या ये है कि ये डेल डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर एक्चुअल में क्या होगा। अभी शक्ल नहीं दिख रहा है ना, अगर नहीं भी दिख रहे हो या दिख रहा है उससे फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए पढ़ाई पे। तो डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, हम जानते हैं कि जो आर वेक्टर है वो है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और जो हमारे आर कैप होगा वो होगा आई कैप एक्स। अच्छा, एक काम कीजिए, ये आर वेक्टर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, क्योंकि आर कैप मतलब आर वेक्टर अपॉन आर मॉड्यूलस।
तो आर वेक्टर मतलब हो जाएगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। आर क्यूब मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू होल टू दी पावर 3/2। तब डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो एक मान लेते हैं ये जो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर है ये कुछ आई कैप आर एक्स प्लस मान लीजिए जे कैप आर वाई प्लस के कैप आर जेड, कुछ ऐसा है। अगर ये आर एक्स वैसा हुआ तो डेल डॉट डॉट आर कैप मतलब क्या हो जाएगा, डेल ऑफ आर एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ऑफ आर वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ऑफ आर जेड अपॉन डेल जेड, कुछ ऐसा होगा। अब जहां से एक काम करते हैं, ये तो हो गया। अब ये डेल ऑफ आर एक्स अपॉन डेल एक्स, इसका वैल्यू निकालते हैं, ये कितना होगा। ये होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ, इसके अंदर आएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। तो पहले आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 प्लस एक्स अपॉन -3/2 इंटू हो जाएगा 2x अपॉन टू दी पावर 5/2। एक्स स्क्वायर ये हो गया अगर इसको ऐसे करेंगे, और जहां पर हो जाएगा -2x², तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर 5/2। ये डेल आर एक्स अपॉन डेल एक्स आया। मैं सिमिलरली बता देता हूँ, डेल आर वाई अपॉन डेल वाई करो तो साइक्लिक होगा, वाई की जगह आ जाएगा जेड स्क्वायर, जेड की जगह एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर 5/2 अपॉन डेल जेड हो गया। जेड की आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जेड स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके खुद देखना ये 0 आ जाता है। ये पहले वाला जो एक्सप्रेशन आया हमारा, ये जो हमारा पहले वाला एक्सप्रेशन आया, ये पहले वाला एक्सप्रेशन डेल आर एक्स अपॉन डेल एक्स, तो ये हमारा पहले वाला एक्सप्रेशन है, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है, ये हमारा तीसरा एक्सप्रेशन है। तो ये पहले वाला एक्सप्रेशन और ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन और ये तीसरा वाला एक्सप्रेशन, ये तीनों को ऐड करके देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, सॉरी सॉरी। जहां पर ये 2x² तो बन रहा है, बन रहा है, तो एक्चुअल में ये 2 कट गया तो -3x² होगा, तो ये -2x² होगा, ये -2y² होगा, ये -2z² होगा। हाँ, अब वैसे भी ऐड करके 0 ही होगा यहाँ पर, क्योंकि तुम देख सकते हो z² प्लस x² माइनस 2y², तो सबका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करके देखो, एक्स स्क्वायर जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x² जहां पे -2x², 0 हो गया। वाई स्क्वायर जहां पे वाई स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 2y², 0 हो गया। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z² माइनस 2z², 0। तो सब मिला मिला के 0 हो गया। तो अब अगले पेज में चलते हैं। अगर तो फिर यही तो हमको दे रहा है ना कि ये जो डेल डॉट ई है वो स्फीयर के लिए 0 हो गया, तो रो बाय अगर एप्सिलॉन नॉट करेंगे वो भी 0, तो इसका मतलब रो तो 0। अब रो 0 मतलब नो चार्ज। पर थोड़ी देर पहले हमने देखा था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस जब क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो वो सही आ रहा है। अब मैं बताता हूं इन दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है। जहां पर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस आ रहा है ना, समझो समझो समझो,
इसको बढ़िया से समझो। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जहां पर बात कर रहे हैं वहां पर कोई पॉइंट पॉइंट बात नहीं चल रहा है, वहां पर कोई पॉइंट फंक्शन की बात ही नहीं चल रहा है। वहां पर एक स्पेसिफिक एरिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर कितना चार्ज है उसकी बात चल रही है। पर जब हम डेल डॉट ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर रहे हैं ना, वहां पर डेल डॉट ई सेंटर में वैलिड नहीं है। अब सेंटर में कैसे वैलिड नहीं है उसको भी मैं प्रूफ करूंगा। पहले ये समझ लो, डेल डॉट ई जब स्क्वायर के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए दिखा रहा है चार्ज डेंसिटी 0। जब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस कर रहे हैं तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी दिखा रहा है वही जो क्यू था, वही चार्ज जो हमारे पास था वही है। तो मतलब एक के लिए चार्ज डेंसिटी 0, एक के लिए चार्ज डेंसिटी नॉट इक्वल टू 0। ये तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, पर हमने तो एक से दूसरा डिराइव किया था, तो गलत कहां हो रहा है? तो जहां पर आती है डिराक डेल्टा। पर डिराक डेल्टा पढ़ाने से पहले और एक बात बता दूं, जहां पर हम इंटीग्रल ऑफ, देखो गलत क्या हुआ एक्चुअल में, पहले फिजिकली समझो। ये जो ई डॉट डीएस हमने किया ना, और ई डॉट डीएस में हमने जो किया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और हमने जो ये आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कट दिया, ये हर जगह नहीं कटा जा सकता। अगर मान लो रेडियस 0 मतलब सेंटर की बात हुआ तो आर इक्वल टू 0 नहीं कट सकते, क्योंकि 0/0 तो कटा नहीं जा सकता ना। तो एक्चुअल में इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस में जहां गड़बड़ हो रही है, और डेल डॉट ई में भी ये भी एक कैलकुलेशन गड़बड़ है। ये जो 0 है ना, 0 का कुछ डेफिनेशन है। तो अब ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है। जब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस है वहां पर कट के तुम अगर क्यू चार्ज दिखा दोगे वो सही नहीं है, क्योंकि जब आर इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तुम उसको कट नहीं सकते, तो वो कैलकुलेशन भी गलत है। ये जो डेल डॉट ई इक्वल टू 0 ना, ये भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि दोनों गलत है ना। अगर एक सही हो जाता तो उसको दूसरे के बराबर आना पड़ता। अगर मान लो डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर डेल डॉट ई 0 हो गया, रो 0, मतलब वो तो पहली बात प्रैक्टिकल के साथ प्रूव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम बोल रहे हो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब दिखाने की कोशिश कर रहे हो चार्ज डेंसिटी 0 आ रहा है, तो एक के साथ एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो डेल डॉट ई वाला केस भी 0, और इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इसीलिए गलत है क्योंकि वहां पर जब सेंटर होगा आर इक्वल टू 0, वहां पर आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर तुम कट नहीं सकते। तो एक का इसलिए 0 क्योंकि वो प्रैक्टिकल के साथ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सेंटर में तुम चार्ज रखे हो क्यू, किंतु जब सेंटर का चार्ज डेंसिटी पूछ रहे हैं वो तुम्हारा आ नहीं पा रहा है, वो तो 0 दिखा रहा है। तो चार्ज रखे हो क्यू और फिर चार्ज डेंसिटी कुछ आ रहा है, मतलब सही नहीं हुआ। और एक में आर स्क्वायर तुम कट रहे हो, वो सेंटर में कटेगा नहीं, तो हर जगह वो वैलिड नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन है डिराक डेल्टा फंक्शन। इसका सोल्यूशन क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन। इसका सॉल्यूशन है डिराक डेल्टा फंक्शन। अब डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है पहले समझ लो। मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, ऐसे करके उस फंक्शन में बढ़िया से इसका फोटो खींचना पड़ेगा। कुछ फंक्शन ऐसा ही मान लो, मतलब थोड़ा सा ऐसे नीचे जाता है, मान लो थोड़ा सा और अच्छे से इसको करेंगे, ऐसे करके सीधा जाके ऐसे हो जाता है, तो ये इंफिनिटी में जाता है। तो जहां पर x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, जहां पर x टेंड्स टू नेगेटिव इंफिनिटी, तो ये हो जाती है तुम्हारा डिराक डेल्टा फंक्शन। एक सेकंड, है ना, ये इंफिनिटी में जा रहा है, इंफिनिटी। और ये मान लो हमारे लिए x इक्वल टू 0 है, कुछ ऐसे करके स्पाइक करके आ जाती है। मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन को हम डेल ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो डेल ऑफ x वो इंफिनिटी जब हो जाएगा जब मान लो x इक्वल टू 0। अब जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो वो 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा डिराक डेल्टा फंक्शन। अभी x इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट, वो कुछ और पॉइंट हो सकता है। मान लो डेल ऑफ मैंने लिखा x माइनस x नॉट,
तो यही पॉइंट x इक्वल टू 0 ना आके x इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो वो इन्फिनिटी, और जब x नॉट इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो वो 0 हो जाएगा। और इस डिराक डेल्टा फंक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो 1 आएगा। अब मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और तुम उसके साथ डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस एक्स नॉट कर दिए, फिर डीएक्स कर दिए। अब मान लो कोई तुम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ब्रैकेट ले रहे हो, और ये जो ब्रैकेट ले रहा हो ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये कोई भी ब्रैकेट ले लो, ए बी सी डी कोई भी ब्रैकेट ले लो, पर असली बात है वो जो डिराक डेल्टा फंक्शन का स्पाइक वाला पॉइंट है एक्स नॉट, वो उस ब्रैकेट के अंदर रहनी चाहिए, तब जाके वो हो जाती है एफ ऑफ एक्स नॉट। वो ब्रैकेट के अंदर रहनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर रहनी चाहिए। मान लो कोई भी डिराक डेल्टा फंक्शन ऐसे रख दिया कि मान लो -2 से 4, -2 से 4, और मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ, मान लो मैंने x माइनस ऑफ 3 dx लिख दिया। अब जहां पर x इक्वल टू जो 3 है वो क्या -2 और 4 के बीच में है? यस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, तो दिस इज 19, ऐसे होगा। पर जहां पर x माइनस 3 की जगह अगर x माइनस 5 लिख देता जो -2 और 4 के बीच में नहीं है तो 0 हो जाता है ना, ऐसे करके। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है क्योंकि माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी के अंदर सारे पॉइंट रहते हैं, कोई भी पॉइंट तुम चूज कर लो। पर कोई स्पेसिफिक अगर मान लो फाइनाइट कोई लिमिट दे रखा है, इनफाइनाइट लिमिट ना के फाइनाइट नंबर्स का कोई लिमिट दे रखा है, तो तुमको देखना पड़ेगा क्या वो जो पॉइंट है ना स्पाइक वाला पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, वो क्या उस लिमिट के अंदर आती है कि नहीं, तब जाके तुम्हारा डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा, उसके बिना तो नहीं आएगा। अब इस डिराक डेल्टा फंक्शन को जहां पर कैसे अप्लाई करेंगे, एक चीज समझ, ये जो मैं इसका ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, ये जो डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर होती है ना, इसको एक्चुअल में ऐसे आती है 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर वेक्टर, और ये जो डेल डेल ऑफ 1 बाई आर आती है आर कैप, मैं जब आर कैप लिख रहा हूं ना ये आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मॉड्यूलस, सिर्फ आर लिख रहा हूं तो आर का मैग्नीट्यूड, तो ये आती है माइनस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके आगे तुम जाओगे तो डेल डॉट डेल ऑफ 1 बाई आर करोगे, तो जहां पर भी माइनस ऑफ डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर अपॉन 1 बाई आर इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई डेल क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये बात है कि डेल डॉट ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर वेक्टर। अब इस चीज का तुमको इतना मैथमेटिक्स में बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा कि इस लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है, मतलब ये मैथमेटिक्स का एक्चुअल में पार्ट है, बहुत ज्यादा कोर मैथमेटिक्स है, जहां पर इसको ग्रीन फंक्शन बोला जाता है एक्चुअल में, जो डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर होती है ना उसको ग्रीन फंक्शन बोला जाता है। इसको मैं फिजिक्स में अप्लाई करता हूँ तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं फिजिक्स में अप्लाई करता हूँ, कैसे अप्लाई करूंगा देखो। अभी मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया स्फीयर के लिए, वो इलेक्ट्रिक, दूसरे कलर में लिखता हूँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। कहां चला गया? हाँ ये डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अभी उसी स्फीयर की बात करते हैं कि जहां पर, अब जहां पर इस स्फीयर के लिए डेल डॉट ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, फिर आ जाएगा डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, डेल डॉट मतलब 4 पाई इंटू डेल क्यू अपॉन आर वेक्टर आ जाएगा। तो क्यू डेल क्यूब अपॉन आर वेक्टर जब करेंगे उसके साथ एप्सिलॉन, तो डेल डॉट ई इक्वल टू हम जानते हैं रो बाई एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन डेल क्यू अपॉन आर वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन। तो जहां पे चार्ज डेंसिटी की बात जब करा जाता है तो क्यू इंटू डेल क्यू ऑफ आर वेक्टर। अब एक बात देखो, आगे चलते हैं, तो तुम रो का वैल्यू जहां पर क्या आ गया, क्यू इंटू डेल क्यू ऑफ आर वेक्टर, जहां से, अब जहां पर तुम इस रो के साथ वॉल्यूम वाली इंटीग्रल कर दो डीवी,
तो रो डीवी मतलब हमारा टोटल जो इनर चार्ज है, और जहां पर Q इंटू डेल क्यूब ऑफ आर वेक्टर को तुम ऐसे लिख सकते हो, डेल ऑफ एक्स डेल ऑफ वाई इंटू डेल ऑफ जेड, और डीवी को क्या लिख सकते हो, डी एक्स डी वाई डी जेड। और आर का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो हर एक एक्स का वैल्यू भी ऐसा जाएगा, तो हर एक का जो इंटीग्रल होगा वो 1 होगा, है ना। तो ये Q हो गया। तो देखो वही वाला रिजल्ट आ रहा है ना, Q इन इक्वल टू Q, तो Q इन के अंदर तो Q आ रहा है, बढ़िया। मतलब असली ये रिजल्ट है, ये जो इनर चार्ज है वो हमारा जो Q है वो एक्चुअल में वैलिड प्रूव हो रहा है। और इसमें एक लिख देना कि जो डेल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा, या मान लो डेल ऑफ वाई इंटू डी वाई होगा, या मान लो इंटीग्रल ऑफ डेल ऑफ जेड इंटू डी जेड होगा, वो सबकी वैल्यू 1 के बराबर होगा, वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बराबर होगा। हर वैल्यू 1 के बराबर होगा, ठीक है। और वही मैंने पुट किया, तो Q इन का वैल्यू Q आ गया, और ये हमारा रो का वैल्यू, है ना। और जहां पर ये जो Q इन होगा, तो वहां से हम Q इन Q तो ला पा रहे हैं, देखो। तो फिर डिराक डेल्टा फंक्शन ऐसे यूज कर पाते हैं हम, बहुत बढ़िया। अगर डिराक डेल्टा फंक्शन हम ऐसे यूज कर पा रहे हैं, तो अब ये जो मैंने Q डेल क्यूब अब आर वेक्टर मैंने लिख दिया, है ना, Q डेल क्यूब आर वेक्टर मैंने जो लिख दिया, अब उस Q डेल क्यूब आर वेक्टर को हम यूज कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअल में चार्ज डेंसिटी ये है Q डेल क्यूब आर वेक्टर, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसका कैसे यूज होगा डिराक डेल्टा फंक्शन का। नॉर्मली जो मैंने डिराक डेल्टा फंक्शन का दो सवाल दिखाया कि वैसे करते हैं, वैसे तो करते ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अब इसके आगे देखो, एक सेकंड। तो इसका यूज मैं थोड़ा और बाद में दिखाता हूँ कि इसका यूज एक्चुअल में करते कैसे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल के बारे में। आज थोड़ा पोटेंशियल के इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। चलो दूसरे पेज में चलते हैं। पोटेंशियल, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी बातें हो गई। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो एट फर्स्ट हमने जो मैक्सवेल इक्वेशन में पहले ही पता करा कि डेल डॉट इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, बहुत बढ़िया, डेल डॉट इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। और मैंने एक चीज बता किया, तो हमने पता किया, अभी तो एक परिवार है तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेट हो रही है, किसी चार्ज की वजह से, प्लस क्यू माइनस क्यू, जैसे भी उसका डायरेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैंने पहले ही बताया था, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी कोई ऐसे कर्ल नहीं है, मतलब वो कर्ल फ्री है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कर्ल फ्री फील्ड, मतलब जो डेल क्रॉस ई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आती है। क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होकर नेगेटिव चार्ज में वो टर्मिनेट हो जाता है। इन्फिनिट से कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो इन्फिनिटी में जाकर टर्मिनेट हो जाती है। मतलब वो चार्ज फिर से रोटेट होके वही पॉजिटिव चार्ज में आता नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हुआ, फिर नेगेटिव चार्ज में गया, फिर नेगेटिव चार्ज से जनरेट होकर पॉजिटिव चार्ज में आ गया। ये वाला जो लूप सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लूप बनाता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइवर्जेंस होती है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल फ्री है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कर्ल फ्री हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस इक्वल टू 0। और ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत करंट की वजह से हो सकती है,
electrostatic field due to a पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो अभी बहुत सारे कारण की वजह से हो सकती है, आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब एक बात बताऊं, कोई भी डेल क्रॉस के साथ मान लो, मैंने क्या बोला था कि स्केलर का को मान लो कोई कोई एक स्केलर है ए, वो एक स्केलर है ए, उस स्केलर का मैंने ग्रेडियंट ले लिया। अब डेल क्रॉस डेल ऑफ ए हमेशा 0 होता है। किसी भी ग्रेडियंट का स्केलर मतलब कोई भी स्केलर है उसका ग्रेडियंट लो फिर उसका कर्ल लो, तो कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली डेल क्रॉस ई भी 0। तो इससे हमने एक पोटेंशियल डिफाइन किया, और कैसा पोटेंशियल डिफाइन किया कि ई भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव ग्रेडियंट होगा। नेगेटिव बाय डेफिनेशन है, वो डिफाइन कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े थे, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मतलब E का वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल भी। अब डेल का जो जो तुम्हारा जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना, और जो V है ना, तो जहां से एक चीज लिख सकते हैं कि dV इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल नहीं, माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना। तो जो इंटीग्रल ऑफ dV हम लिखेंगे V1 पोटेंशियल से V2 जा रहा है, और जहां पे माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ R1 से R2 इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr करेंगे, तो जहां पे हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस ऑफ R1 टू R2 इंटू करेंगे E डॉट dr। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू R1 टू R2 इंटू E डॉट dr। तो जहां से V1 माइनस V2 इक्वल टू 1 टू 2 E डॉट dr। अब एक चीज देखो, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr R1 से R2, तो मान लो R1 जो रेडियस वेक्टर है, R1 जो डिस्टेंस है वो छोटा है, R2 डिस्टेंस उससे बड़ा है। तो R1 से R2 मतलब अगर जहां पे R2 बड़ा है और R1 छोटा है, तो R1 से R2 अगर किसी भी चीज का इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा वो। तो V1 से V2 किंतु पॉजिटिव है। मान लो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो ये तुम्हारा कहीं से भी डिस्टेंस R1 हो गया इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का डिस्टेंस R2 है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और हमारा जो डीएल वेक्टर है वो भी इस तरफ है। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 भी 1 वो भी पॉजिटिव। तो ई डॉट डीएल ये तो पॉजिटिव हो गया। तो इसमें और एक बात आती है, V1 माइनस V2 वो भी पॉजिटिव हो गया, तो V1 ग्रेटर देन V2। तो हायर पोटेंशियल कौन सा पॉइंट में होगा, पहला पॉइंट में, और सेकेंड पॉइंट में लो पोटेंशियल। जैसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में अगर मान लो पानी रह गया, छोटे डिस्टेंस में पानी जल्दी आ जाता है, मतलब पानी ऊपर से नीचे आता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी। वैसे भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये जो मैंने R1 से R2 की तरफ डायरेक्शन मैंने जो ड्रॉ किया इसकी तरफ, क्योंकि जहां पर जो पोटेंशियल है V1 वो बहुत ज्यादा है और V2 का पोटेंशियल उसके रेस्पेक्ट में कम है, तो इसीलिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, और इस पोटेंशियल में भी हम अच्छे से समझ पाएंगे डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, और मैथमेटिकल एप्लीकेशन सब कुछ बता पाएंगे। तो ये पोटेंशियल हो गया। तो अगले दिन हम लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन की बात करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही,
जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरी चीज मैं तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं से भी छूट गया या थोड़ा कोई भी चीज बोलने में थोड़ा रह गया, अगर तुमको कोई पर्सनल डाउट है तो टेलीग्राम चैनल में जरूर पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, और कोरा ज्वाइन करने के लिए भी तुमको लिंक दे रखा है मैंने। वो दोनों जाके अभी का भी ज्वाइन करो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और मेरा टारगेट है कि इसी महीने मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाए। पर अगर तुम लोग करना चाहोगे तो कर दे सकते हो। थोड़ा थोड़ा शेयर करो, है ना। इतनी अच्छी चीज कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते और अच्छा होगा। तुम लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, और जरूर चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर हो जाए इस महीने में। थोड़ा सपोर्ट करो तो फिर मैं और वीडियो लाऊंगा ऐसे। जय हिंद।